ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार श्रोताओं, आज विश्व रेडियो दिवस है। आप सभी श्रोताओं को आज के इस खास दिन की ढेरों शुभकामनाएं। इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। आकाशवाणी के माध्यम से हम आपके लिए सूचना, समाचार, मनोरंजन और अन्य सभी जानकारी आप तक इसी रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। श्रोताओं, कोरोना महामारी के दौरान आकाशवाणी के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए हमने कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर से आप सभी श्रोता जुड़े और आपके सवालों का जवाब और आपकी शंकाओं का निवारण हमने हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया। आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव एम्स के कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर संजीव, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सिद्धार्थ जी, नमस्कार। सभी श्रोताओं को वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं। और संचार माध्यम के रूप में एक महत्वपूर्ण चीज रेडियो दिवस पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो सभी श्रोताओं को, आप रेडियो से संबंधित सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर संजीव, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजीव से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के जो सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम है जो कोविड-19 का, इसके अंतर्गत अब तक देश भर में 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप इस लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सिद्धार्थ, ये जो वैश्विक महामारी फैली, तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है टीकाकरण। जी। कोरोना का टीका बहुत ही कम समय में भारत में बनाया गया और भारत सरकार के एक योजनाबद्ध तरीके से ये कोरोना का टीकाकरण पूरे देश में चलाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और बिल्कुल सटीक कदम है कोरोना जैसे महामारी पर विजय पाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बताया कि कल तक या आज शाम तक हमारे देश में 80,52,000 से ज्यादा लोगों को ये कोरोना का टीकाकरण किया जा चुका है। और मैं तो यही कहूंगा, सब लोगों जिसकी भी बारी आती है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो या हमारे आम जनता हो, जब उनकी बारी आती है ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। इसी से हम कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं और कोरोना के प्रसार के चेन को रोक सकते हैं। जी। और डॉक्टर संजीव, आज से कोविड-19 की वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है और दूसरी खुराक उन लोगों को लगाई जा रही है जिनकी पहली डोज लगवाए हुए 28 दिन पूरे हो चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाना कितना जरूरी है और इसके कितने दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है? देखिए, कोरोना की वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं। जी। 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। जो भी वैक्सीन आपको लग रही है, दोनों वैक्सीन 28 दिन के अंतराल पे 2 डोज लेनी है। यानी अगर पहली डोज लगी है, उससे 28वें दिन आप हर एक लोगों को दूसरी डोज लगनी है और दूसरी डोज लगने के 14वें दिन के बाद ही समुचित मात्रा में एंटीबॉडी शरीर में बनती है। सब लोगों को दूसरी डोज लगाना बहुत जरूरी है, इसे ना भूलें और अपनी बारी आने पे दूसरी डोज जरूर लगवाएं। जी। और डॉक्टर संजीव, अगर हम देखें तो एक बार कोरोना
की जो हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो हमें पूरी तरह से अभी भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, या बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो वैक्सीन लग गई है, इसकी जरूरत नहीं है? क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल लोगों को ये खुशफहमी हो जाती है कभी कि वैक्सीन लगवा लिया तो कोविड के लिए जो एहतियात बरतने होते हैं कोविड के प्रसार को रोकने के लिए, उसे अपनाना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो आपने बताया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये वैक्सीन लगने के बाद भी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने से जो एंटीबॉडी बनती है, उससे जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा वो कोरोना के दुष्प्रभावों से सुरक्षित है। यानी कि अगर कोरोना इन्फेक्शन उसको लगता भी है तो उसके शरीर पर इसका दुष्परिणाम या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेंगे। लेकिन कोरोना वायरस उसके शरीर में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में को जाने से तो नहीं रोक सकता है ये वैक्सीन जी। तो वो कोरोना वायरस उसके शरीर में जा सकता है, इससे वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। तो अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये जो एहतियात बरतनी है, जैसे कि मास्क, समुचित तरीके से मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और समय समय पर हाथ को धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में जरूर करते रहें, जरूर अपनाते रहें। इसमें लापरवाही बरतनी उचित नहीं है। जी। और डॉक्टर संजीव, अगर हम देखें तो अब तक 59 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का और 21 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर संजीव आपने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा। आपका व्यक्तिगत अनुभव वैक्सीन लेने का कैसा रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने पूछा, हमने वैक्सीन लगवाया है। चूंकि मैं एम्स पटना का नोडल पदाधिकारी हूँ कोविड-19 का जी, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको वैक्सीन जरूर पड़े, समय पर उनको सूचना मिले और इसकी व्यवस्था पूरी हो। तो इसलिए भी मैंने जब हमारे पहले चरण का वैक्सीनेशन हो रहा था तो सारे लोगों को वैक्सीन पड़ गई, तो आखिरी दिन मैंने वैक्सीन लिया जी। और इससे मेरी एक तो संतुष्टि भी हुई, मेरा आत्मबल भी बढ़ा कि हमारे 80% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर ने हमारे सेंटर में जो रजिस्टर्ड थे वैक्सीनेशन लिया। और मैं बता दूं, हर एक चर्चा में हम लोग बताते रहते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे या कई जगह पे ये भ्रांतियां उत्पन्न की गई कि वैक्सीनेशन लेने से कोई तरह का दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट होता है जी। बल्कि ये जो दोनों वैक्सीन भारत में बनी है इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर है। और हमने भी जो वैक्सीन लगाया तो मैंने वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक नियम के अनुसार प्रतीक्षा किया वहां पे, फिर मैंने अस्पताल का राउंड लिया और एक इमरजेंसी ऑपरेशन थी, एम्बुलोक्टमी, रात 8 बजे मैंने ऑपरेशन किया और फिर मरीज को देख के घर गया, घर पर भी अपने काम नॉर्मल तरीके से करता रहा। तो कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। जी डॉक्टर संजीव, जैसा कि आपने बताया, हमारे श्रोता भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जितनी भी भ्रांतियां थी वो आपने जो अपना व्यक्तिगत अनुभव हमसे शेयर किया है, हमारे श्रोताओं से साझा किया है, उससे उनके मन में जो इस तरह के सवाल लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर आ रहे थे वो दूर हो गए होंगे। और एक चीज और डॉक्टर संजीव आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, और जब आप मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप की गई, हमारे देश में इसका निर्माण हुआ है, तो कितना आपको खुशी होती है इस चीज के लिए, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप? ये खुशी की बात है और एक गौरव की बात है। हमें लगता है कि एक हिंदुस्तानी होने का, एक भारतीय होने का कितना बड़ा गौरव हमें प्राप्त हुआ कि पूरे विश्व में एक बहुत ही कम समय में, एक कहें तो रिकॉर्ड समय में वैक्सीन बनाया हमारे देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने। अमूमन किसी भी वैक्सीन को बनाने में 2.5, 3 साल, 5 साल, शुरू में जो वैक्सीन आई थी उसमें तो कई साल लगे थे जी, और 1 साल के अंदर ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना दिया। और जो अपने देश के जनता के लिए तो है ही, और कई देशों में हमारी सरकार ने इस वैक्सीन का निर्यात किया। हमारे पड़ोसी देशों से लेके कई पश्चिम देशों के ब्राजील, यूरोप तक में हमारी सरकार ने इस वैक्सीन का निर्यात किया, उनको भेजा, उनकी सहायता की। यानी कि हमने वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा मूल मंत्र है हमारे भारत की संस्कृति का, उसका पूरी तरह से पालन हुआ।
जी। और डॉक्टर संजीव, इस बीच पूरे देश से हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं और पटना से हमारे पहले कॉलर अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अमरनाथ झा जी, नमस्कार। अमरनाथ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी अमरनाथ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि 2 वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के लिए बचाव के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में से ये बेहतर कौन है? अगर दोनों बेहतर है तो फिर ये एक वैक्सीन क्यों नहीं? जी डॉक्टर संजीव, बड़ा अहम सवाल हमारे कॉलर ने पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन उपलब्ध है हमारे पास मेड इन इंडिया, इनमें से क्या दोनों वैक्सीन समान हैं या कौन सी ज्यादा असरकारक है? अगर दोनों हैं तो एक ही वैक्सीन की जरूरत थी, 2 वैक्सीन क्यों? देखिए, भारत में बनी ये दोनों वैक्सीन जिसकी इमरजेंसी यूज की परमिशन दी है भारत सरकार ने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों इफिकेसी में, सेफ्टी में, यानी इन दोनों की क्षमता और सुरक्षा दोनों बिल्कुल बराबर है। ये बिल्कुल सुरक्षित है इसलिए कि कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स इस दोनों से नहीं हुए हैं। जो थोड़े थोड़े हल्के फुल्के जो वैक्सीन लगाने पे दर्द होता है या बुखार आता है या थोड़ी भारीपन लगता है, ये थोड़े समय के लिए होता है, आधे घंटे के लिए जी। और इन दोनों की इफिकेसी अभी तक जो स्टैटिस्टिक आई है और जो हमारे रिसर्च चल रहे हैं उसमें 70 से 90% के बीच में है। तो ये दोनों वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल इफिकेसी बराबर है दोनों की। अब आपका दूसरा सवाल कि अगर दोनों एक हैं तो एक ही वैक्सीन क्यों नहीं देगी, 2 वैक्सीन क्यों देगी? ये मैं बता दूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें वैक्सीन लगाना है, तो एक वैक्सीन की कंपनी की क्षमता बनाने की क्षमता से बेहतर है कि 2 हो। और भारत सरकार तो प्रयत्नशील है कि अगले 2-3 महीने में 3-4 या इससे भी ज्यादा वैक्सीन आ जाएंगी, इससे कि जल्दी से जल्दी पूरी जनसंख्या को, हमारी पूरे देश की जनता को वैक्सीन लग सके और कोरोना के ये प्रसार के चेन को तोड़ा जा सके। तो ये जो चर्चा चल रही है कि ये वैक्सीन अच्छी है, वो वैक्सीन अच्छी है, ये इसके भ्रम में बिल्कुल कोई ना पड़े। जिस सेंटर में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जिस सेंटर में जो भी वैक्सीन भेजा जा रहा है और आप किसी भी आदमी का जहां भी बारी आ रही है वहां पर वो वैक्सीन ले लें। कोई इसमें कोई भी असमंजस नहीं है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल समान है। और इन दोनों को बनाने के तरीके, हाँ मैं बता दूं सिद्धार्थ जी, सिर्फ अंतर है कि इन दोनों को बनाने के तरीके डिफरेंट है। साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो कोवैक्सीन जो है वो किल्ड वायरस से बना है और जो कोविशील्ड है वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है जो कि चिंपैंजी के अंदर वो एडिनो वायरस पैदा करके बनाया जाता है। तो ये दोनों वैज्ञानिक तरीके बिल्कुल प्रमाणिक हैं और इन तरीकों से बनाया गया है जो कि दोनों क्षमता और सुरक्षा की दृष्टि से बराबर है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ डॉक्टर संजीव साझा की है कि दोनों वैक्सीन बराबर से इनकी एफिकेसी, इनकी इफेक्टिविटी दोनों तरीके से ये प्रभावी हैं। और बिहार के बाद अब हम रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से बाड़मेर से हमारे साथ त्रिलोक जानी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। जी त्रिलोक जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी क्या है, स्कूल खुल रहे हैं जी, और स्कूल में छोटे बच्चे हैं तो मतलब उनके अभी टीका भी नहीं लग रहा है जी, तो उनकी मतलब क्या सावधानी रखी जाए कि उनकी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और कोरोना से बचाव हो? जी डॉक्टर संजीव, जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, सभी जो हम ये कह सकते हैं एक्टिविटीज दोबारा से शुरू हो रही हैं, जिसमें स्कूल एक ऐसा है, बच्चे बहुत दिनों तक स्कूल से दूर रहे हैं, अब स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है त्रिलोक जी ने। इसमें 2 चीजें आती हैं कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही है जी, जबकि इनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं बता दूं कि जो स्कूल खुल रहे हैं उसमें सरकार ने मानक निर्धारित कर दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं कि एक क्लास में कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में बच्चे रहेंगे, उससे ज्यादा संख्या में बच्चे न रहें और स्कूल के अंदर वो क्लास में भी और किसी भी गतिविधि में 2 गज यानी 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें 2 बच्चों के बीच में। और सारे बच्चे
को ऐसा ट्रेनिंग दें कि वो सही तरीके से मास्क पहन सके। तो ये हमें एहतियात बरतने हैं। और बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें ये एक कारण है कि बच्चों पर और दूसरी जनसंख्या वैसी माताओं पर है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन पर अभी इसकी सुरक्षा की ट्रायल नहीं हुए हैं। अभी बच्चों पर हमने परीक्षण नहीं किया है कि ये बच्चों के लिए ये वैक्सीन कितना सुरक्षित है और कितना कारगर है जी। तो इसलिए अभी उनको नहीं दी जा रही है। और दूसरे चरण में कुछ समय के बाद कहीं कहीं शुरू भी हो गया, बच्चों पर हम इनका परीक्षण ट्रायल करेंगे और ये सुरक्षित होगी तब बच्चों को देंगे। लेकिन उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है, पूरी विश्व का चिकित्सकों और वैज्ञानिकों और सरकार का यही लक्ष्य है कि हम समाज में हर्ड इम्यूनिटी अटेंड कर लें। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर 70% समाज के लोग के बॉडी में एंटीबॉडी आ जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएंगे, तो ये जो प्रसार का चक्र है अपने आप टूटेगा और बाकी जो 30% लोग हैं उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी 30% में हमारे बच्चे हैं, हाँ, हमारे फ्यूचर जनरेशन है। तो हम इसीलिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, माता पिता को जागरूक करें, सब लोग को जागरूक करें कि जितने लोग हैं सब लोग वैक्सीन लें। अगर हमारी 70% जनता वैक्सीन लेके इम्यून हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो शायद हमें ये दूसरे जो हमारे नए जनरेशन है बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद इम्यून हो जाएंगे। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को बताएं कि जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है तब तक वो एहतियात का पालन करें, भीड़ में न जाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर ही खेलें या कोई एक्टिविटी करें, और माता पिता भी सजग रहें कि बच्चे इस चीज का पालन करें, तो हम बच्चे की सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों को। जी डॉक्टर संजीव, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हमें सुन रहे होंगे, माता पिता सुन रहे होंगे या जो बच्चे हमें सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर स्कूल जब वो जाएंगे तो वो इन बातों का पालन करेंगे जो आपने उन्हें बताई हैं। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव से आप भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से शारदा ओझा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शारदा जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार ओझा जी, नमस्कार। नमस्कार दादा। जी वो हम पूछना चाहते हैं कि वो घर में बहू है, वो बच्चा है, तो हमको तो अभी टीका लगने में, मेरा 55 साल का उम्र है, बुजुर्ग हूँ, तो मेरे को तो अभी 1 महीना बाद टीका लगने वाला है जी। तो मेरे बाद में वो उनको कैसे सुरक्षा जी मिलेगी? डॉक्टर संजीव, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है। अगर हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप में हैं, लेकिन अगर किसी मेंबर को प्रायोरिटी ग्रुप में आता है, उसको वैक्सीन लग जाती है, तो बाकी मेंबर्स का, सदस्यों का बचाव किस तरीके से हो सकता है? जी, ये हाँ बिल्कुल, ये जानने की चीज है कि 2 चीज है ओझा साहब। एक तो बच्चों को हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं अभी, और गर्भवती महिलाओं को या ऐसी माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। तो जो एहतियात है, घर में डिस्टेंस बनाए रखना, समय समय पर हाथ धोते रहना कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से, और उचित तरीके से मास्क पहनना, ये जरूरी है, जो कि आप घर में बच्चों से और अपने परिवार वालों के साथ ये सुरक्षा के उपाय करते रहें। और तीसरे चरण में आप लोगों को वैक्सीन देने की बारी आएगी, जिसमें कि 50 से उम्र से ज्यादा के लोग हैं या वैसे लोग जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटी है जी। हाँ, तो उनको वैक्सीन दी जाएगी तीसरे चरण में, जो कि शायद मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो उस समय अपना वैक्सीन जरूर लें, और ये ख्याल रखें कि ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए। घर में लोगों का आना जाना भी आप कंट्रोल में रखें कि ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो, बाहर से ज्यादा लोग ना आए। जी,
और डॉक्टर संजीव, आप हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियक सर्जन होने के नाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो ब्लड थिनर मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी खून को पतला करने की जो दवाइयां हैं उनका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? हाँ, ये भी एक बहुत बीच में चर्चा की विषय रही थी। ब्लड थिनर के बारे में भी बहुत भ्रांति हो गई थी लोगों को। देखिए, ब्लड थिनर जो हार्ट पेशेंट्स यूजुअली लेते हैं वो ज्यादातर एस्प्रिन या एंटी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देते हैं बॉडी में, वैसी दवाइयां लेते हैं। तो वैसे जो ब्लड थिनर हैं, जो एंटी प्लेटलेट हैं, एस्प्रिन और स्क्रूप के, उसको लेने वाले का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने में। उन लोग वैक्सीन आराम से सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं। दूसरे तरह के ब्लड थिनर होते हैं एंटीकोगुलेंट। वो ज्यादातर वैसे मरीजों को दिया जाता है जिनकी हार्ट की वाल बदली गई है, जिनको कृत्रिम हार्ट वाल लगा है। तो उनको अगर हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी इसलिए जरूरत है कि वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जहां पर वो इंजेक्शन लेंगे वहां पर कुछ खून जमने की संभावना होती है। वो भी मामूली है, वो ज्यादातर ही अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वैसे लोग जो वैक्सीन लेना चाहते हैं और एंटीकोगुलेंट ड्रग पे हैं, जो कृत्रिम हार्ट वाल्व लगाते हैं, उन लोग को दिया जाता है जिनका लगा हुआ है। तो वो वैक्सीन लेने से पहले अपना PT-INR की जांच करा लें। PT-INR जांच से पता चल जाता है कि उनमें कितनी मात्रा है एंटीकोगुलेंट की। अगर वो 3 से ज्यादा है तो उस समय वो वैक्सीन न ले, 2-3 दिन इंतजार करने के बाद नहीं तो वैक्सीन ले सकते हैं। जो ब्लड थिनर है, जो आमतौर पे लोग यूज करते हैं, उसको वो जो लोग ले रहे हैं उनको वैक्सीन लेने में कोई परेशानी नहीं है, जैसे एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रोल या इस ग्रुप की अन्य दवाइयां। जी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ मोहम्मद वजीर अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। वजीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार और धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, WHO ने पहले बोला था जो वैक्सीन बनेगी ना वो गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाएगी जी। तो उन्होंने बोला था पहले, अगले साल में बोला था, और इस महीने में उन्होंने बोला कि हाँ वैक्सीन दी जा सकती है गर्भवती महिलाओं को। सर मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, जो वैक्सीन जो बनी है, क्या हमारे देश का वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं या वो वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं जो कि गर्भवती महिला को दी जा सकती है? धन्यवाद जी। डॉक्टर संजीव, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि WHO की किसी रिपोर्ट का जिक्र किया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या हम लैक्टेटिंग मदर्स की भी बात करते हैं, तो क्या उन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए? नहीं, अभी जो 2 वैक्सीन हमारे देश में दी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसमें ऐसी रिपोर्ट अभी कोई नहीं आई है कि गर्भवती महिलाओं को दी जा सकती है। ये इसलिए कि अभी गर्भवती महिलाओं पर या बच्चों पर हमने इसका परीक्षण किया ही नहीं है, कि इसलिए वो कितनी सुरक्षित है इसका परीक्षण नहीं हुआ, इसलिए हम देने की अनुशंसा नहीं करते हैं। तो अभी के रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं को या जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा रही हैं या जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं देनी है जी। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में जोधपुर का, जहां से राजा राम विश्नोई जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजा राम जी नमस्कार। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो व्यक्ति पहले कोरोना पॉजिटिव था वो कोरोना से रिकवर हो गया, तो भी वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? जी डॉक्टर संजीव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद वो ठीक हो गया है तो क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग को समझना चाहिए कि हाँ, इसका उत्तर है कि हाँ, जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो चुका है उसे भी वैक्सीन लेना चाहिए। इसमें थोड़ी मैं इसको और विस्तार से बता दूं कि कोरोना जिसको हो चुका है और वो ठीक हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन चुकी है। तो जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, ये हम लोग समझ लें कि 10 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर, तो वो उस समय तक ना वैक्सीन लें, 10 दिन तक, क्योंकि उस समय तक तो उनके अंदर में हो सकता है कि समुचित मात्रा में एंटीबॉडी हो। लेकिन उसके बाद सारे लोग जरूर लें, क्योंकि ये जो
वैक्सीन है ये एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, तो इसकी मात्रा को और बढ़ाएगी, तो सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा। इसलिए जो भी कोरोना से पीड़ित लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें भी वैक्सीन लेना जरूरी है। सिर्फ जो एक हफ्ते के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हैं वो वेट कर लें और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 10 दिन के बाद वैक्सीन लें। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि अगर जिनको भी कोरोना हो चुका है वो सारे लोग वैक्सीन ले सकते हैं। और अब हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश में रीवा का, जहां से रामजी गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामजी नमस्कार। नमस्कार सर जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। रामजी गर्ग खैर मझियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात यह कहनी है कि जिस रोज से कोरोना का टीका लगना चालू हो गया है, लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, ना तो मास्क लगाते हैं, ना 2 गज की दूरी बनाते हैं, ना हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं। इनके लिए क्या किया जाए? जी डॉक्टर संजीव, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने उठाया है कि टीका जब आ गया है उसके बाद से थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा रामजी साहब को, और इनकी प्रशंसा भी कर रहा हूं कि इनके मन में ये भावना, ये कंसर्न है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं, और लापरवाह होना बिल्कुल अभी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कोरोना पर जिस तरीके से हमने कोरोना को काबू करने में सफलता पाई है, अगर लापरवाही नहीं करते रहेंगे, हम लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, तो कोरोना पूरी तरह से भाग जाए, इसमें शायद सफल नहीं हो पाएंगे हम लोग। तो ये जरूरी है कि अभी हम कोरोना के जो भी एहतियात हैं, जो सब जानते हैं, संचार माध्यमों के माध्यम से, और सरकार इतने दिनों से देश की जनता बिल्कुल वाकिफ हो चुकी है कि क्या क्या कोरोना से बचाव के उपाय हैं, जैसे कि मास्क पहनना, समय समय पर हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, और 2 गज की दूरी मेंटेन करना, भीड़ भाड़ में न पड़ना, मीटिंग में जो मानक हैं, जितने व्यक्ति को उपस्थित रहना है उतने ही व्यक्ति उपस्थित रहें, तो हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। और बिल्कुल मैं लोगों से अभी यही अपील करता हूं आकाशवाणी के माध्यम से कि अभी लापरवाही बरतने का समय नहीं है, बिल्कुल हम सजग रहें और एहतियात बरतते रहें, तो कोरोना पर जरूर विजय पा लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर संजीव, आपने ये संदेश दिया है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे जो लास्ट कॉलर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। रमेश कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है जैसे दिल्ली में सर्वे हुआ है, तो क्या दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? जी डॉक्टर संजीव, आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की थी। जीरो सर्विलेंस या जो सर्वे हुआ है, ठीक बताया, वो अभी हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंची है। जो डाटा, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये ऐसा लग रहा है कि 50% लोग या तो इनको कोरोना से ठीक हो गए हैं या वैक्सीन ले चुके हैं, जिनमें एंटीबॉडी समुचित मात्रा बनी है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी जब हम कम से कम 70% लोग इम्यून हो जाएंगे। तो अभी आज के तारीख में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। दिल्ली में भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। जी, और श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी और अभिनंदन। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजीव कुमार ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।